साथियों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 विषय शिशु को आहार और सहयोग ही नहीं, स्नेह भी चाहिए। पृष्ठ 1.57 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। भ्रूण जब तक गर्भावस्था में रहता है तब तक माता में परिपोषण और संरक्षण की सभी सुविधाएं प्राप्त करता है। इसके उपरांत संसार क्षेत्र में पदार्पण करने के उपरांत भी माता से दूसरे प्रकार के अनुदान की आवश्यकता पड़ती है। वह आहार है प्यार। उसे बहुत समय तक माता को ही देना पड़ता है। उसमें न्यूनता पड़ने पर बाल विकास में वैसी ही बाधा पड़ती है जैसी कि गर्भस्थ स्थिति में आवश्यक पोषण न मिलने पर अपंग बना देने जैसी विपत्ति बनकर सामने आती है। मित्रों, नवजात शिशु और उसकी निकटवर्ती संरक्षिका के बीच प्यार का प्रत्यक्ष आदान प्रदान उसी प्रकार चलते रहना चाहिए जैसा कि गर्भावस्था से प्रकृति अवस्था व्यवस्था के अनुरूप पोषक रसों के रूप में उसे अनायास ही उपलब्ध होता रहता था। जन्म के उपरांत यह प्रक्रिया विवेकपूर्वक अपनानी पड़ती है और उसके लिए उदारता, सतर्कता एवं भाव संवेदना की समुचित आवश्यकता पड़ती है। जननी का कौशल इसी स्थिति में परखा जाता है। वह इस अवसर पर दूध ही नहीं, उससे भी बढ़कर स्नेह, वात्सल्य एवं श्रम, समय, संरक्षण आदि बहुत कुछ स्वेच्छापूर्वक प्रदान करती है। यदि इस प्रवाह अनुदान में व्यतिरेक उत्पन्न हो तो बालक का व्यक्तित्व विकसित रहेगा और विकसित रहेगा और शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से पिछड़ेपन की स्थिति में पड़ा रहना पड़ेगा। साथ ही माता भी उत्तरदायित्व की उपेक्षा करके वैसा संतान सुख प्राप्त न कर सकेगी जैसे कि उसे इस कष्ट साध व्यवसाय के बदले प्राप्त होना चाहिए था। श्री राम। साथियों, नवजात शिशु की नाल को काटते ही वह एक स्वतंत्र अस्तित्ववान प्राणी के रूप में अपनी भूमिका निभाने लगता है। प्राकृतिक शरीर रचना के अनुसार वह माँ से अपना संबंध समाप्त कर लेता है। अब उसका पोषण माँ के रक्त से न होकर माँ के द्वारा दिए गए आहार एवं प्यार से होने लगता है। माँ उस शिशु को देखकर अपने गत कुछ महीनों के स्वप्नों को अब साकार होने की कल्पना करती है कि उसका शिशु जल्दी ही सुयोग्य, बलवान और स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्तित्व के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। वह अपने आनंद की कई गुनी अभिवृद्धि का अनुभव करने लगती है जब वह देखती है कि उसका शिशु अपनी माता को अन्य परिवार के लोगों से अधिक प्रिय मानता है। उसके आनंद में फिर वृद्धि होने लगती है जब वह देखती है कि उसका शिशु उसके संकेतों को ग्रहण कर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। मित्रों, शिशु अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पहले अपनी माता से, तत्पश्चात अपने भाई बहनों एवं पिता से प्रेम की प्राप्ति करता है और उनके द्वारा ही वह अपनी दुनिया एवं समाज को जानने का प्रयत्न करता है।
अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वह धीरे धीरे मंद गति से अपने विचारों को विकसित करने और अपना बोझ स्वयं वहन करने के लिए अपने परिवार वालों के संरक्षण से अलग हटना चाहता है। इस बाल चेष्टा को देखकर मां अत्यंत आनंदित होती है। उसे शिशु का पालन लालन भार स्वरूप अनुभव न होकर एक आह्लाद भरा कार्य प्रतीत होता है। एक शिशु जो कि अपरिष्कृत स्वकेंद्रित प्राणी होता है और अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए मां और परिवार का पर आश्रित रहता है, वह अब अपेक्षाकृत स्वार्थहीन परिष्कृत सामाजिक इकाई के रूप में विकसित होना चाहता है। इसे ही दूसरे शब्दों में समाजीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। वास्तव में शिशु को प्यार पाने की लालसा ही उसके भावी व्यक्तित्व को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। विभिन्न शोधकर्ताओं ने इस बात को एक स्वर में स्वीकार किया है कि शिशु का मानव से सर्वप्रथम संबंध ही उसके भावी व्यक्तित्व की आधारशिला है और शिशु सर्वप्रथम अपनी जननी के प्यार के बंधन में बंधता है। शिशु और उसकी जननी की एक दूसरे पर आसक्ति ही अधिकतर शोधकर्ताओं का विषय रहा। शिशु मूलतः मिलनसार नहीं होता। वह अपनी इच्छा की पूर्ति तत्काल चाहता है, किंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसे सभ्य समाज का अंग बनने के लिए कई प्रतिबंधों का पालन करके अपनी अनुचित इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। मित्रों, मनोविश्लेषक ऑटो फेनिकेल का मत है कि बालक के प्रेम को प्राप्त करने के लिए मां बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने को तत्पर रहती है। इसी प्रकार जब छोटा बालक प्यार पाने में असफल होता है तो वह स्वाभिमान खो बैठता है और प्यार पाकर उसे फिर से प्राप्त कर लेता है, और यही उसकी ज्ञान पिपासा में सहायक होता है। बालक को प्यार पाने की इतनी अधिक आवश्यकता होती है कि उसे प्यार करने का लालच देकर अथवा प्यार न करने की धौंस देकर किसी भी बात के लिए राजी किया जा सकता है। मित्रों, शोधकर्ताओं ने बताया कि छोटा बालक अपनी आग्रह पूर्ण मांग को लेकर अपने माता पिता के व्यवहार पर अधिकार जमाता है, और कुछ माताओं से साक्षात्कार करने पर मालूम हुआ कि उन्हें अपने शिशु के व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया आवश्यकता से अधिक व्यक्त करने के लिए विवश होना पड़ता है। शिशु निष्क्रिय रहकर अपनी बात मनवाने के लिए प्रतीक्षा करना नहीं जानता, वरन उसके लिए वह हाथ पैर मारकर स्वयं प्रयत्न करता है। मित्रों, आरंभ में शिशु अपनी मां को देखकर मुस्कुराता, फिर हंसता एवं किलकारी मारता है। कुछ दिनों बाद वह आनंद भरी मुद्रा में उसका स्वागत करता है और बदले में इसी प्रकार प्रतिक्रियाओं की वह अपनी मां से भी अपेक्षा करता है। मां अपने बच्चे की कुछ क्रियाओं को प्रोत्साहित और कुछ को निरुत्साहित कर उसके व्यक्तित्व को आकार देती हैं, किंतु विविध क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं द्वारा उसके व्यवहार को उसका शिशु भी वास्तविक आकार देता है। जननी और बालक
का अन्योन्याश्रित संबंध ही बालक को एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में सहायक सिद्ध होता है। माँ और बालक की मना स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे को भुला नहीं सकता। मनोवैज्ञानिकों के परीक्षणों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। अपने एक प्रयोग में उन्होंने एक अनजान खाली कमरे में माँ और उसके शिशु को ले जाकर देखा, फिर वहां से उसकी माँ को हटाया और उसके स्थान पर एक नए अनजान व्यक्ति को जब रखा गया तो उस बालक की विपरीत प्रतिक्रियाएं देखी गई। बालक संकेत करने की कला में सिद्धस्त होता है। वह अपने संकेत मुस्कुराकर, हंसकर एवं बड़बड़ाकर व्यक्त करता है और निश्चय पूर्वक आशा करता है कि इन संकेतों के कारण उसके पास वयस्क लोग आवेंगे और उसके निकट संपर्क में रहेंगे। शिशु के कार्यकलापों की ओर ध्यान देकर उसमें यथासंभव भाग लेकर उसके बड़बड़ाने में, उसकी मुस्कान में वृद्धि की जा सकती है। साथियों, जन्म के प्रथम सप्ताह में ही शिशु लोगों से विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने लगता है। यद्यपि अभी वह दो व्यक्तियों के बीच भेद करने में असमर्थ होता है, वह किसी भी व्यक्ति के पास आने पर अपनी स्थिति बदलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। स्थिति बदलते समय वह मुस्कुराता है, कसकर मुट्ठी बांधता है, कभी दृष्टि मिलाता है, कभी रोता तो कभी विशेष प्रकार की आवाज को सुनकर चुप भी हो जाता है। 4 महीने की आयु होते होते अपनी माँ के प्रति उसका व्यवहार विशेष प्रकार का होने लगता है। वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, उसे देखकर मुस्कुराता है और जब वह उसे छोड़कर इधर उधर जाती है तो अपनी नजरों से उसका पीछा करता है। मूर्धन्य वैज्ञानिक एवं चिकित्सक डॉक्टर एच शेरप तथा डॉक्टर पेगी इमर्सन ने स्कॉटलैंड के कुछ शिशुओं पर माँ के प्यार से उनके विकास पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध कार्य किए। उनके मध्य आसक्ति का परिचय उस समय मिला जब बच्चे की माँ उसे कमरे में छोड़कर जाने लगती है और बच्चा रोने लगता है और उसके साथ जाने का असफल प्रयत्न करता है। रोते बच्चे को चुप कराने के सारे प्रयास विफल होते हैं, परंतु माँ को पाते ही वह शांत और चुप हो जाता है। इस कार्य में उसकी माता ही सक्षम होती है। इन अनुसंधानकर्ताओं के लगभग 1 दिन की आयु से लेकर 12 महीने की आयु वाले शिशुओं की 60 माताओं से साक्षात्कार किया और उनसे शिशु की प्रतिक्रिया को एक कमरे में अकेला छोड़ने पर बच्चों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रियाओं के बारे में जानना चाहा। उन्हें सर्वेक्षण से पता लगा कि 6 माह की आयु सीमा के 1/3 बच्चों ने और 9 माह की आयु सीमा वाले 3/4 बच्चों ने अपना विरोध प्रदर्शित किया। भावनात्मक रुचि दिखाने वाले बच्चों पर अध्ययन करने से पता चला कि उनमें से 1/4 बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से घनिष्ठता से जुड़े होते हैं। जब बालक अपने स्वयं की शक्ति से बिना विघ्न के इधर उधर चलने फिरने लगता है, तब फिर भी अपनी मां को अपने नेत्रों के सामने से ओझल होने नहीं देना चाहता।
माँ पर अपनी अनुरक्ति, उसके पास पहुंचकर उसके पीछे पीछे चलकर उसकी गोदी में बैठकर अपने चेहरे को उसके आंचल में ढककर अन्य लोगों को छोड़कर उसके पास ही अधिक समय तक रहकर प्रकट करता है। बालक माँ को एक सुरक्षित आधार स्थल के रूप में प्रयोग करता है और उपन्यास के छापामार पात्र की तरह वह इधर उधर घूम पर कर फिर अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। अपने शिशु विषयक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें उसका गहन व सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। शिशु उस व्यक्ति से ही अपना प्रेम बढ़ाएगा जिससे उसे प्यार और सद्भाव मिलेगा। ऐसा व्यक्ति ही उस बालक को भावनात्मक मोड़ दे सकने में सफल हो सकता है। साथियों, मूर्धन्य भारतीय व पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक को 3 वर्ष की आयु से पूर्व किसी भी नर्सरी स्कूल में भर्ती नहीं कराया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस अवधि में नैतिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षा उसे अपने माँ बाप से प्राप्त होती है। इस अवधि में जितनी तद विषयक शिक्षा उसे अपने माँ बाप, घर परिवार से मिल सकती है, उस स्तर की शिक्षा वह विद्यालय के परिवेश में प्राप्त नहीं कर सकता। उसके जीवन का यही वह नाजुक समय होता है जब किसी अच्छे बुरे व्यक्ति होने की नींव पड़ती है। इसी काल में उसका भावनात्मक विकास भी होता है। अतः कच्ची मिट्टी की तरह इस काल में बालक को जैसा वातावरण मिलेगा वह तदनुरूप बन जाएगा। जन्म से लेकर किशोर होने तक बालक को स्नेह, संरक्षण, सहयोग एवं मार्गदर्शन की नितांत आवश्यकता रहती है, तो जो वह सब नहीं पा सकते। जो बालक यह सब नहीं पा सकते वे अविकसित रह जाते हैं। अविकसित और विकृत व्यक्तित्व से अपना और समाज का अहित करते हैं। इसके विपरीत जिन्हें इन आवश्यकताओं की पूर्ति का समुचित संयोग मिलता रहता है वे सुयोग्य, समर्थ एवं सुसंस्कृत बनते और समुन्नत जीवन यापन करते देखे जाते हैं। समूचे परिवार का उत्तरदायित्व है कि वे बालक को सुसज्जित रखने, सुविधा देने की ही बात न सोचें, वरन यह प्रयत्न भी करें कि जिन्हें जन्म देकर सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया है उनकी उन आवश्यकताओं को जुटाएं जिनके लिए वे नैतिक रूप से बंधे हुए हैं। जनक जननी पर तो यह उत्तरदायित्व और भी अधिक होता है। उन्हें इसे समझना भी चाहिए और निभाना भी चाहिए। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग का विषय हमारा और चिंतन मनन का आपका। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।